रात के करीबन 11 बजे विलेन की गाड़ी शीश महल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो कार से बाहर आया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जो अपनी कोई नूर से मिलने की तरफ थी। विलेन तेज कदमों से शीश महल के अंदर आया, तो सामने का नजारा देख आंखें हैरत में फैल गई। सामने ही सोफे पर पूर्वी, नम्रित, अबीर बैठे थे। उनके पीछे जमिया भी खड़ी थी। उन सभी के चेहरे पर परेशानी थी। विलेन को अजीब सी बेचैनी हुई। वो उनकी ओर धीमे कदमों से बढ़ा तो उसकी आहट सुन सबने नजर उठाकर उसे देखा। सब परेशान थे, साथ ही डरे हुए भी थे। विलेन को कुछ समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं पूर्वी ने जैसे ही विलेन को देखा, वो अपनी जगह से उठी और जाकर विलेन के गले से लग गई। विलेन के हाथ हवा में ही रुक गए। पूर्वी उसकी दोस्त थी, लेकिन आज तक वो दोनों इस तरीके से कभी एक दूसरे के गले नहीं लगते थे। जो भी बातें होती एक लिमिट में रहकर होती थी। लेकिन आज पूर्वी को यूं अपने सीने से लगा रोता देख विलेन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो हैरानी से बोला, क्या हुआ पूर्वी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? पूर्वी रोती हुई बोली, नूर नूर हमें छोड़कर चली गई। विलेन ने गुस्से से पूर्वी को खुद से दूर किया और उसे घूरते हुए बोला, व्हाट रबिश, दिमाग सही है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। विलेन के गुस्से से पूर्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रो रोकर उसका पहले ही बुरा हाल था। नम्रित पूर्वी को संभालते हुए बोला, कुछ भी नहीं बोल रही, सच ही बता रही है। नूर चली गई शीश महल से, तुमने जाने दिया? विलेन बोला, बहुत कोशिश की हमने उसे रोकने के लिए, लेकिन जाते जाते तुम्हारी कसम दे गई थी। विलेन ने गुस्से से मुठियां कस ली। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो नम्रित के मुंह पर दो चार मुक्के जड़ देता है। लेकिन उसे पूरी बात जाननी थी। वो किसी तरह खुद को शांत करते हुए बोला, पर आखिर हुआ क्या था और वो यहाँ से गई क्यों? इस बार अबीर सामने आकर बोला, पता नहीं विलेन, सुबह जब तुमने शादी की अनाउंसमेंट की थी तब तक वो काफी खुश थी। उसके बाद सब यहाँ से चले गए और वो भी अपने कमरे में गई थी। लेकिन शाम को जब बाहर आई तो उसकी हालत काफी खराब थी। हमने पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगी तो हमने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और हाँ, जाते जाते वो तुम्हारे लिए कुछ बोलकर गई थी। विलेन ने उसे तिरछी नजरों से देखा और तुरंत बोला, क्या क्या बोलकर गई थी वो? यही कि अगर तुम उसके पीछे गए तो उसका मरा मुंह देखो। नम्रित अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विलेन ने उसके गिरवान से पकड़ पीछे की ओर धकेलते हुए एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। नम्रित खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं जमीन पर गिर गया। सभी ये देख हैरान हुए। पूर्वी के होठों से चीख निकल गई। लेकिन विलेन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो नम्रित को घूरते हुए बोला, खबरदार, अगर ये बकवास अपने मुंह से दोबारा निकाली तो। वो पीछे हो अपने सर पर हाथ रखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक तो तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती। क्या कहकर गया था कि नूर का ख्याल रखना, उसकी जान को खतरा है। उसके बावजूद उसे यहाँ से अकेले जाने दिया। कहाँ गई इस बात का भी पता नहीं। वो एक पल रुक दोबारा गुस्से और व्यंग से बोला, खैर तुम लोगों की कोई गलती भी नहीं। उसे कुछ ज्यादा ही शौक है हर किस्से में मुख्य किरदार बनने का। इधर नूर सूरत की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर यूं ही अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो कहाँ जा रही है इस बात का भी उसे ख्याल नहीं था। दिमाग में बस पर्व की बातें घूम रही थी। वो खुद में सिसकते हुए बोली, सही ही तो कह रहा था पर्व। नूर, तुझे इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तूने तूने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है नूर। पहले निष्कर्ष को तेरी वजह से कंप्रोमाइज करना पड़ा। उन पर ये घटिया इल्जाम लगा और तू उनकी मदद तक नहीं कर पाई। ऊपर से दुर्लभ के साथ रहने की वजह से उनकी इज्जत पर भी दाग लगा। दुर्लभ की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। भले ही वो उर्मी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उनके बीच रिश्ता तो था। लेकिन तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। वो अभी भी रो रही थी और चलते चलते जाने कौन से रास्ते पर चली आई। वहाँ काफी अंधेरा था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नूर को किसी चीज का ख्याल नहीं था। चलते चलते उसके पांव दुख चुके थे, लेकिन उसे किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। नूर ने अपने आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वो रोते हुए बोली, तू किसी के लायक नहीं, तू तो जीना भी डिजर्व नहीं करती। तेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ। नूर बोल रही थी, तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, सही कहा तुमने, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
ना तुम पैदा होती और ना ये जंग शुरू होती। सुनसान इलाके में ये आवाज काफी डरावनी सी लग रही थी। नूर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा जहाँ कोई था, मगर चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसका चेहरा दिखा नहीं। हाँ, मगर उस आदमी की ग्रे आंखें नूर साफ देख सकती थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। नूर ने अपने चेहरे से आंसू पोंछ उस आदमी को देखते हुए हैरानी से कहा, कौन हो तुम और ये क्या बोले जा रहे हो? उस आदमी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जो उसकी आंखों में भी झलक गई। वो नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, वही जो तुमने सुना। तुम्हारे पैदा होने की वजह से एक ऐसी जंग शुरू हुई जहाँ सिर्फ खून का सैलाब बहा था, और एक बार फिर इस जंग में अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सभी मौत का सिलसिला शुरू करेंगे। वैसे तुम्हें ग्रेट न्यूज बता दूं। उस आदमी की बातें सुन नूर को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये फील हो रहा था कि वो किसी खतरे में है। वहीं वो आदमी नूर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, इस जंग में कितने बर्बाद हुए और कितनी मौतें हुई इसकी तो गिनती नहीं, लेकिन इस जंग को मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक आखिरी बलि चढ़ेगी, तुम्हारी बलि चढ़ेगी, जो आखिरी और सबसे ज्यादा खास होगी। नूर सिंघानिया। सामने खड़े आदमी के मुंह से अपने लिए नूर सिंघानिया सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो गई। उसे याद था बिलेन ने उसे बताया था कि वो सिंघानिया की बेटी है। मतलब सामने जो भी है नूर के अतीत से जुड़ा कोई है। नूर कुछ बोल पाती उससे पहले ही सामने खड़े आदमी ने उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया जिसमें क्लोरोफॉर्म था। नूर उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन उसने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया और उसके चेहरे पर वो रुमाल दबाते हुए सख्त आवाज में बोला, बेटी हो इसलिए सोचा था तुम्हें एक सुकून भरी मौत दूंगा, वरना जिस तरह से तुमने मुझे परेशान किया है ना, बिना तुम्हें तरपाए मुझे सुकून नहीं आता। लेकिन भगवान ने भी जैसे ठान लिया है कि तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिलेगी। सो सॉरी बेटा, लेकिन डैडी को अपनी जीत तो चाहिए ही। बोलते हुए नीरज सिंघानिया हंस दिया। वही नूर आंखें फाड़े अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। शायद समझ चुकी थी कि सामने खड़े इंसान उसके पापा ही है, जिन्हें उसने सही से देखा भी नहीं, पहचानती तक नहीं, और आज वो अपने हाथों अपनी बेटी की मौत लेकर आए थे। एक पल को अपने पापा की प्रेजेंस फील करके उसे दिल में खुशी मिली, मगर दर्द सीने में ज्यादा था। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने छटपटाना बंद कर दिया और कुछ ही पल में नीरज की बाहों में बेहोश हो गई। नीरज ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और नूर के चेहरे को देखने लगा और अचानक से मुस्कुराकर बोला, रीवा की बेटी बिल्कुल रीवा की तरह है, उसी की तरह खूबसूरत और बेहद मासूम। पैदा होते ही वो जिस जाल में बुनी जा चुकी थी, उनसे अनजान बड़े होने के बावजूद खुद में उलझती रही, लेकिन अब तुम्हारी सारी उलझनें दूर कर दूंगा। इनफैक्ट तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। उसके बाद अपनी मॉम के साथ बैठकर अपनी जिंदगी संवारते रहना, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखने के लिए तो तुम बचोगी ही नहीं। बोलते हुए नीरज सिंघानिया दोबारा हंस दिया। उसकी हंसी काफी खतरनाक और बेदिल लग रही थी। उसने नूर को अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की ओर बढ़ गया। तभी उसके कानों में विधाता की आवाज गूंजी, कौन हो तुम और नूर को कहाँ लेकर जा रहे हो? नीरज के कदम एक पल को रुके, लेकिन दोबारा वो आगे बढ़ा। उसने नूर को बैक सीट पर लिटाया और विधाता की ओर मुड़ गया। विधाता को नीरज का चेहरा अभी नजर नहीं आ रहा था। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने कहा नूर को हमें वापस करो। नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो सातिर नजरों से सामने खड़े विधाता और निष्कर्ष को देख रहा था, जो उसे गुस्से में घूर रहे थे। नीरज दो कदम आगे बढ़ा तो चेहरे पर रोशनी पड़ी। निष्कर्ष उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन विधाता की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सामने नीरज को देखते हुए बोले, नीरज सिंघानिया तुम यहाँ? वही शीश महल में विलेन गुस्से से पागल हुए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो करे क्या। उसने अपने आदमियों को नूर को ढूंढने के लिए लगा दिया था, लेकिन उसे अब तक नूर मिली नहीं थी। हालांकि उसके प्लान के मुताबिक सब चल तो रहा था, पर नूर कहाँ है ये जानना जरूरी था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो उन लोगों की ओर देखते हुए बोला, पर्व कहाँ है? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो जामिया आगे आकर बोली, साहब वो तो सुबह ही गए थे, वापस नहीं आए। विलेन ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और गुस्से से एक गहरी सांस ले
नम्रित से बोला, वो एंकलेट जो कोहिनूर को मैंने पार्टी में पहनाया था, वो अब भी उसके पाँव में है। उसे जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेजो। मैं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। बोलते हुए विलेन शीश महल से बाहर की ओर जा चुका था और नम्रित भी तुरंत अपना लैपटॉप लाने अपने कमरे की ओर गया। वहीं दूसरी तरफ उस सुनसान रोड पर विधाता और नीरज एक दूसरे पर अपनी अपनी गन ताने एक दूसरे के सामने खड़े थे। उस सुनसान सड़क पर नीरज और विधाता एक दूसरे के सीने पर गन ताने खड़े थे। उन दोनों की आंखों में अलग ही जुनून नजर आ रहा था। डर तो दूर दूर तक नहीं था उन दोनों में, पर उन दोनों को ऐसे देख निष्कर्ष फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो विधाता को देख बोला, डैड, क्या कर रहे हो आप? जानते हो इन्हें? और गन क्यों तान रखी है? विधाता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर नीरज की नजरें निष्कर्ष पर टिक गई। वो तिरछा मुस्कुराया और फिर एक नजर विधाता को देख बोला, तुम्हारा लाडला बेटा है विधाता, निष्कर्ष। इसे ही मुझसे बचाकर भेजा था ना, कहीं नीरज सिंघानिया की नजर न पड़ जाए। निष्कर्ष की भौहें चढ़ गई। तो यही वो नीरज सिंघानिया है जिसकी वजह से निष्कर्ष ने इतना कुछ झेला था। विधाता नीरज की बात पर हंसते हुए बोले, तब नहीं देख पाए, अब नजर भर कर देख लो। आखिर इसी के हाथों तुम्हारी कब्र खुदवाऊंगा। बोलते हुए विधाता ने हंसते हुए ट्रिगर पर अपने हाथ रख दिया। नीरज भी मुस्कुराया और ट्रिगर पे हाथ रखते हुए बोले, वो तो वक्त बताएगा किसकी मौत होगी, कौन जंग जीतेगा और कोहिनूर किसका होगा। इसी के साथ उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ट्रिगर दबा दी, लेकिन हैरानी से उन लोगों की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उनकी बंदूक से बुलेट निकली ही नहीं। उन्होंने दोबारा ट्रिगर दबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी एक जोर की आवाज हुई। नीरज, विधाता और निष्कर्ष अपनी जगह पर खड़े कांप उठे और हैरानी से अपने अपने पीछे देखने लगे। उन दोनों की कार ब्लास्ट हो चुकी थी। ये क्या हुआ? तीनों एक साथ चीखे और अचानक वहां किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। तीनों उसी ओर देखने लगे जहां आग की लपटों से निकलकर कोई आगे आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख तीनों के मुंह से अचानक निकला, विलेन। सामने से आ रहा इंसान विलेन ही था। कुछ देर पहले तक जहां विलेन को नूर की फिक्र में सांस लेना मुश्किल था, वहां अब वो बेफिक्र था और मस्त सीटी बजाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। निष्कर्ष की नजर विलेन से होते हुए उसके पीछे जल रही नीरज की कार पर गई। वो अचानक से चिल्लाया, नूर! नूर उस कार में थी ना? विधाता भी हड़बड़ा गए, पर नीरज तुरंत अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाते हुए बोले, विलेन इतना बेफिक्र है, मतलब नूर उसके पास सेफ है। पर सोचो, अगर उसने हम लोगों की शक्ल देख ली तो क्या होगा? अभी अपना मकसद भी पूरा नहीं हुआ, भागना पड़ेगा। विधाता अपने कदम पीछे करते हुए बोले, तुम इतने सालों से अपना दिमाग बेचकर ही गुजारा कर रहे थे क्या? नीरज ने उन्हें घूर कर देखा तो विधाता बोले, विलेन को जानते नहीं तुम? इतनी आसानी से नूर का मिल जाना इत्तेफाक नहीं था। वो जानता है हमारे बारे में, ये बस उसका प्लान था हमें सामने लाने का। उसके अलावा कोई और हमारी कार ब्लास्ट नहीं कर सकता। मकसद को छोड़ो, पहले जान बचाने की सोचो। भाग पाओगे क्या? बोलते हुए विधाता तुरंत पीछे मुड़े, पर सामने विलेन के आदमियों का जमावड़ा देख वो हिल भी नहीं पाए। इस बार नीरज बिना पीछे मुड़े ही बोले, इतना जान गए तो ये नहीं समझ पाए कि वो यहाँ अकेला नहीं आएगा, उसकी पूरी फौज आएगी ही। और आज तो अपनी अर्थी उठकर रहेगी, आग देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बोलते हुए नीरज की नजर निष्कर्ष पर गई और वो वापस सामने देखने लगा जहाँ विलेन आराम से खड़ा सीटी बजा रहा था। पर अचानक वो रुका। उसकी आंखों में आग की लपटें नजर आ रही थी, पर चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। वो नीरज की ओर बढ़ते हुए बोला, चिंता मत कीजिए डियर ससुर जी, आपका बेटा नहीं तो क्या हुआ, दामाद तो जिंदा है ना। और अब विलेन की नजरें विधाता की ओर गई। वो उनकी ओर बढ़ा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से बोला, डैड, आपको भी इस बात की चिंता है कि आपकी लाश को आग कौन देगा? विधाता ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वो अंदर से डरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर उनका गुरूर साफ झलक रहा था। वो विलेन को तिरछी नजरों से घूर रहे थे। विलेन अब उनके पीछे जाकर उनके गले लगते हुए बोला, क्या डैड, आपका बेटा अभी जिंदा है? उसके बावजूद ये टेंशन? विलेन निष्कर्ष की ओर मुड़ा और व्यंग से बोला, आपका एक बेटा तो सालों पहले ही मर गया था ना। उस एक्सीडेंट में मेरी माँ भी मर गई थी। तब से लेकर अब तक तो सिर्फ मैं ही था ना। ये बेटा 2 दिन पहले क्या पैदा हुआ, इसके मरने की भी टेंशन ले लिया आपने।
बोलते हुए विलेन ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और निष्कर्ष की ओर बढ़ा। विधाता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर घुमाते हुए बोले, तुम निष्कर्ष को कुछ नहीं करोगे विलेन। तुम समझ रहे हो, तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। अगले पल विलेन ने वो गन विधाता के माथे पर तान दी। विधाता की सांस हलक में अटक चुकी थी, पर विलेन एक बार फिर मुस्कुराया और उस गन को लेकर उनके चेहरे से गर्दन की ओर बढ़ाता हुआ प्यार से बोला, डैड, मैं उसे क्या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अभी आप लोगों का वक्त पूरा नहीं हुआ और मुझे इस खेल में अभी पूरा मजा भी तो नहीं आया। मुझे भी तो जानना है आखिर ये जंग जीतेगा कौन। विलेन ने विधाता से अपनी गन हटाई और नीरज के बगल से होते हुए सामने की तरफ गया, जहां अभी तुरंत उसकी कार आकर रुकी थी। विलेन ने जिस हाथ से गन पकड़ रखी थी उसी से उन तीनों को देखकर बाय करते हुए बोला, जंग तो अभी शुरू हुई है और मजा मुझे पूरा चाहिए, इसलिए अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना आप लोग। बाकी मेरा साथ तो हमेशा आपके साथ बना है। फिलहाल मेरे साथ की जरूरत मेरी कोहिनूर को ज्यादा है, इसलिए जा रहा हूँ, बाय बाय। वो मुस्कुरा दिया और तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही तीनों ने एक नज़र सामने देखा और गुस्से से अपने जबड़े कसने लगे। विलेन का उन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ देना भी उन लोगों के अंदर तक गुस्से से उबाल आ चुका था। इधर विलेन की गाड़ी शीश महल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। विलेन गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की ओर बढ़ा। आज शीश महल का मेन दरवाजा बाहर से बंद था, जिस पर बार बार अंदर से किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई दे रही थी। विलेन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो आवाज सुन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरा इधर उधर घुमाते हुए उसने तुरंत दरवाजा खोला तो सामने ही उसे नूर नजर आई। चेहरा पूरा आंसू से भीगा हुआ, पसीने से लथपथ वो बुरी तरह मशक्कत कर रही थी दरवाजा खोलने की, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था। उसके पीछे ही शीश महल में सभी मौजूद थे, जो नूर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब विलेन को वहां देख सब तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गए। सामने दरवाजे पर विलेन को देख नूर ने भी अपने कदम पीछे लिए, लेकिन अगले पल वो विलेन के बगल से होकर भागने को हुई। लेकिन विलेन ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे की ओर खींचा। उसके पीठ को अपने सीने से लगाते हुए उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके चेहरे पर झुकते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, कहीं जाना चाहती हो कोई नूर? मदद चाहिए मेरी? नूर की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, प्लीज हीरो, जाने दो ना। तुम बात समझ क्यों नहीं रहे? विलेन अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मैं तो सब कुछ समझने को तैयार हूँ, तुम समझाओ तो कोई नूर। नूर और ज्यादा रोते हुए बोली, मैंने चीख चीख कर तो तुम्हें समझा दिया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। क्यों रोक रखा है मुझे यहाँ? बिकॉज आई लव यू और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। विलन एक बार फिर गुस्से से बोला तो नूर उसकी पकड़ में कसमसाते हुए बोली, पर तुम्हारा प्यार सब कुछ बर्बाद कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा रहा है। सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं होता हीरो, समाज को भी देखना पड़ता है। तुम्हें क्या है, तुम तो प्यार करते रहोगे, लेकिन लोग जो मुझे तुम्हारी रखेल कहते हैं उसका क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें मेरे प्यार पर एतबार नहीं, विलेन ने इंटेंस वॉइस में कहा। तुम्हारे प्यार पर पूरा एतबार है, लेकिन खुद पर नहीं है। नहीं संभाल सकती मैं ये सब। प्लीज जाने दो ना, मैं नहीं हूँ तुम्हारी और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती हूँ। समझते क्यों नहीं? नूर ने तकलीफ भरी आवाज में कहा। इस बार विलेन ने नूर के कान पर होठ रखे और लगभग से दांत पीसते हुए बोला, मेरा दिल, मेरी धड़कनें, मेरे लफ्ज चीख चीख कर जब ये गवाही दे रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? विलन ने जोर से नूर के कान पर बैठ किया तो नूर सिसकते हुए बोली, प्लीज ना हीरो। विलन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने नूर को अलग किया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं समझोगी कोई नूर। और उसने नूर को खींचते हुए ऊपर कमरे की ओर ले जाना शुरू किया। नूर उसके पकड़ से छूटने के लिए कसमसा रही थी, लेकिन विलेन की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने नूर को कमरे में लाकर ही झटके से छोड़ा और बेड पर बिठाते हुए सख्ती से बोला, अब यहाँ से हिली ना तो पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। लेकिन नूर अपने जिद में तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और विलेन को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे? पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। नूर की जिद विलेन के गुस्से को और बढ़ा रही थी। विलेन खुद को कितना भी शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर ने उसे भड़काने की कसम खा ली थी।
अगले पल विलेन ने नूर के हाथ को उसकी कमर से लगाते हुए उसे पीछे ले जाकर दीवार से लगाया और उस पर झुकते हुए सख्त आवाज में बोला, हाँ हो गया हूँ पागल, और आज का नहीं सालों पुराना पागल हूँ मैं। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। विलन ने नूर को गोद में उठाया और उसे वापस बेड पर बिठाते हुए बोला, आखिरी बार बोल रहा हूँ, बात मान लो, वरना मैं अपने पर आया तो तुम्हें हर्ट होगा। ये जो प्यार दिल में है ना, नफरत बन जाएगा। फर्क तो मुझे रत्ती भर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नुकसान होता रहेगा। विलेन दरवाजे की ओर गया, जहाँ एक सर्वेंट हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। विलेन ने वो प्लेट लिया और दरवाजा लॉक करते हुए नूर के पास आया। नूर अभी भी गुस्से से विलेन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विलेन वो प्लेट लेकर नूर के सामने बैठा और एक निवाला तोड़कर नूर के होठों के पास लेकर गया, लेकिन नूर ने चेहरा घुमा लिया। विलेन का दिमाग पहले ही गर्म था। उसे नूर को ये खाना खिलाकर जल्दी ही सुलाना था, ताकि नूर को थोड़ा आराम मिले और वो अपना काम कर सके। लेकिन नूर के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। विलन ने नूर के चेहरे पर अपनी पकड़ कसी और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर होठों के नीचे दबाव बनाया, तो नूर के होठ तुरंत खुल गए। अगले पल विलन ने वो निवाला नूर के मुंह में डाला और उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप खाना खा लो कोहिनूर, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। पहले ही इतनी कमजोर हो गई हो कि किसी से खुद को बचा भी नहीं पाती, खुद के लिए लड़ नहीं पाती। इसलिए खाओ और मजबूत बनो, आगे की जंग बहुत खतरनाक होने वाली है। बोलते हुए विलेन नूर को खाना खिला रहा था। नूर की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। वो टूटी हुई आवाज में बोली, किससे लड़ने की हिदायत दे रहे हो? अपने उस पापा से जिससे मैं पहली बार मिली थी, या उनसे जो पहली बार मिलते ही मुझे मौत के घाट उतारना चाहते थे? मेरे लिए खतरा तो तुम भी बन गए हो। किस किस से लड़ाई करती फिरो, इससे बढ़िया तो मौत ही आ जाए। नूर के आंसू एक बार फिर तेजी से बहने लगे। मिलन ने एक नजर नूर को देखा, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप नूर को खिलाता रहा। खाना खत्म होते ही उसने प्लेट साइड में रखी और हाथ धोने वॉशरूम की ओर गया, लेकिन जैसे ही बाहर आया उसकी नजर नूर पर गई, जो अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मिलन की आंखें सर्द हो गई। वो तुरंत नूर के पास गया और उसे पीछे से ही अपनी पकड़ में कसते हुए उसकी गर्दन पर झुककर गहरी आवाज में बोला, क्यों कर रही हो कोई नूर? नूर रो रही थी, मगर इस बार चिल्लाती हुई बोली, तुम सच में पागल हो चुके हो। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम खुद भी। विलेन उसके गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ता हुआ सख्ती से बोला, मुझे मौत मंजूर है, लेकिन तुम्हें खुद से दूर जाने देना नहीं। नूर को गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी आंखें मींच ली और अपनी कोहनी से विलेन को मारने की कोशिश की, जिसे वक्त रहते ही विलेन ने पकड़ लिया और अगले पल नूर को अपनी गोद में उठा लिया। इस बार नूर को बेड पर बैठाने की बजाय विलेन ने नूर को सीधा बेड पर पटका और उसे ब्लैंकेट उठाकर उस पर झुकते हुए बोला, आई स्वेयर कोहिनूर, अगर तुम इस बेड से उठी ना, तो सब खत्म कर दूंगा मैं। तुम्हें, खुद को, इस जंग से जुड़े लोगों को, सबको खत्म कर दूंगा। फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ। बोलते हुए उसने साइड लैंप को बंद किया। नूर कुछ पल नम आंखों से बिलेन को देखती रही और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। बिलेन कुछ देर वहीं बैठा रहा। जब उसे लगा कि नूर सो चुकी है, तो वो कमरे से बाहर निकलकर किसी से फोन पर बात करने लगा। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में वापस लौटा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने नूर के पास अवनी खड़ी थी।